नमस्कार जी, इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, कानपुर विकास प्राधिकरण पर न्यूज़ वन इंडिया का बड़ा खुलासा। आपको बता दें, सरकारी अफसरों और बिल्डरों की मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने पास किया है हाउसिंग का नक्शा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, ग्रीन बेल्ट की जमीन पर ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास। करीब 12,000 मीटर लैंड पर ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से नियमों की अनदेखी यहां पर की गई है। ग्रीन बेल्ट पर जन सुविधाओं को ही बढ़ावा दे रही है सरकार। सरकार के आदेश के बाद भी केडीए ने ये नक्शा पास किया है। नक्शा पास करने से पहले केडीए को ही इस पर आपत्ति थी और आपको बता दें, कई अन्य विभागों की आपत्ति को भी केडीए ने अब अंदाज कर दिया है। आपको बता दें, अनदेखी कर दी है, नजरअंदाज यहां पर कर दिया है। विभाग के कई अधिकारी संदेह के घेरे में भी है और आपको इसके साथ ही बता दें कि नक्शा पास को लेकर अब बड़ा खुलासा हो सकता है। एजुकेशन मैप में पहले लगाई गई थी आपत्तियां। 25,000 मीटर लैंड एजुकेशन भू उपयोग पर भी महायोजना लाने की तैयारी यहां पर है। तो बड़ा खुलासा नक्शा पास को लेकर आपको बता दें कि बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। एजुकेशन मैप पर पहले लगाई गई थी आपत्तियां और इस बीच आपको बता दें कि 25,000 मीटर लैंड एजुकेशन भू उपयोग पर भी महायोजना लाने की तैयारी है। यहां पर पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। कानपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, कानपुर विकास प्राधिकरण पर न्यूज़ वन इंडिया का यह बड़ा खुलासा हुआ है और इस दौरान सरकारी अफसरों और बिल्डरों की मिलीभगत का पर्दाफाश देखने को मिला। आपको बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने हाउसिंग का नक्शा यहां पास करा दिया है। ग्रीन बेल्ट की जमीन पर ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास किया गया है। अब न्यूज़ वन इंडिया सवाल पूछता है, सवाल यही कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कैसे पास हुआ ग्रुप हाउसिंग का ये नक्शा। वहीं आपको बता दें कि दूसरा सवाल ये कि ग्रुप हाउसिंग के नक्शे पर किस अधिकारी ने मुहर लगाई। ये बड़ा सवाल न्यूज़ वन इंडिया पूछता है। एजुकेशन लैंड पर कैसे पास हो गया कमर्शियल लैंड का ये नक्शा, ये बहुत बड़ा सवाल। और आपको बता दें, केडीए की आपत्ति के बावजूद भी आखिरकार इस नक्शे को कैसे पास किया गया। तो ये कई सवाल जो लगातार न्यूज़ वन इंडिया पूछ रहा है। ग्रुप हाउसिंग के नक्शे पर किस अधिकारी ने मुहर लगाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एजुकेशन लैंड पर कैसे पास हो गया कमर्शियल लैंड का नक्शा, ये बड़ा सवाल। सूरज पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। सूरज, ये बहुत बड़ा मामला है। यहाँ पर नियम की अनदेखी की गई है। ग्रीन बेल्ट पर सिर्फ जन सुविधाओं को ही बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यहां पर ग्रुप हाउसिंग के नक्शे को पास किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर विकास प्राधिकरण को यदि भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा कहा जाए तो इसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज कानपुर विकास प्राधिकरण के नक्शा विभाग से सामने आया है। ऐसे में ग्रीन बेल्ट जो है वो समाज के लिए होती है। वहां पर पेड़ पौधे स्थापित किए जाते हैं ताकि वातावरण को शुद्ध रखा जाए, लोगों के आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ऐसे में ग्रीन बेल्ट की जमीन को हाउसिंग सोसाइटी को दे देना ही अपने आप में सबसे बड़ा घोटाला साबित होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से आपको बता दें कि इस बात की शिकायत जो है वो शासन के पास 1 महीने पहले की गई थी। तो साथ ही साथ केडीए के में जब इसको नक्शा पास करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन दिया गया था, उसे भी कई बार इससे पूर्व में भी खारिज किया जा चुका है। ऐसे में कानपुर विकास प्राधिकरण के केडीए वीसी अरविंद सिंह के कार्यकाल में ये जो पूरा जो खेल है इसको खेला गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि कानपुर के कल्याणपुर स्थित एनआरआई सिटी के पास ये पूरी जो 12,000 मीटर की जो ग्रीन लैंड थी उसे हाउसिंग सोसाइटी को दे दिया गया है। ये पूरा जो मामले का जब सामने खुलासा हुआ तो इस पूरे मामले पर अब जांच की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ग्रीन बेल्ट की आखिर ये जमीन थी तो ऐसे में इसका नक्शा कैसे पास कर दिया गया, आखिर ये जिम्मेवारी किसकी बनती है, किसके कहने पे नक्शा पास किया गया और आखिर इसमें कौन कौन से अधिकारी जो है उनकी संलिप्तता है। इस पूरे मामले की अब जांच जो है वो
कानपुर के मंडलायुक्त को 1 माह पूर्व दी गई थी, मगर अभी भी जांच की बात करें तो जांच जो है वो पूरी तरीके से अभी पेंडिंग है। जांच में जो भी दोषी अधिकारी हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नक्शा विभाग के जो मुख्य अधिकारी हैं वो भी, एक अधिकारी उसमें से छुट्टी पर है, तो वहीं दूसरे अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरा खेल खेला गया है, ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो भ्रष्टाचार को लेकर सजग नजर आ रही है। ऐसे में उनके सरकार के ही नीचे कानपुर विकास प्राधिकरण के जो नक्शा विभाग के अधिकारी है वो पूरा इस तरह का भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, कई ऐसे बड़े सवाल भी इसमें उत्पन्न हो जाते हैं कि आखिरकार कौन से अधिकारी जो इसमें शामिल है, क्योंकि साफ तौर पर मिली भगत है। यहाँ पर किस तरीके से ग्रुप हाउसिंग की गई है, उसको उसके नक्शे को पास कर दिया गया है, और ग्रीन बेल्ट की ये जमीन है। हालांकि अब किस तरीके से कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ेगी, और एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए आखिरकार ये ग्रीन बेल्ट जमीन होती क्या है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि हम जब कोई भी सोसाइटी को बसाते हैं तो उससे पहले जो भूमि का अधिग्रहण होता है, भूमि अधिग्रहण के बाद एक क्षेत्र को निश्चित किया जाता है कि इस परिक्षेत्र में आवासीय कॉलोनियां बनाई जाएंगी। तो साथ ही जो यहाँ की आबादी होगी उसके लिए गेस्ट हाउस सरकार की तरफ से बनाया जाता है, प्राधिकरण की तरफ से बनाया जाता है। तो साथ ही पार्कों का भी सुंदरीकरण किया जाता है, और पार्कों का सुंदरीकरण जो किया जाता है वो ग्रीन बेल्ट के माध्यम से किया जाता है, ताकि जो आबादी उस क्षेत्र में रहेगी उसे पर्यावरण का भी लाभ मिल सके, लोग टहल घूम सके। इसको लेकर जो ये जन सुविधा की जमीनें जो होती हैं, बारातशाला बनाया जाता है। तो साथ ही आपको बता दें धर्मशाले भी स्थापित किए जाते हैं। ऐसे में जो ये जमीनें हैं, किसी भी जमीन को एक्वायर करने से पहले ये पूरा जो नक्शा तैयार होता है वो विकास प्राधिकरण की तरफ से, उसमें ये जमीनें जो है वो निश्चित की जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि ये प्राइवेट जमीन है जो कि कल्याणपुर में बताई जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले में 12,000 मीटर की जो ग्रीन लैंड है, ग्रीन लैंड जो है वो उसमें पेड़ पौधों को लगाने की बात होती है, क्योंकि पर्यावरण को भी सुगम बनाना है। ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी का जो नारा है वो कानपुर विकास प्राधिकरण और कानपुर नगर निगम भी देता है, मगर कानपुर विकास प्राधिकरण ने ग्रीन सिटी का जो दावा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। क्योंकि ग्रीन बेल्ट की जो जमीन है वहां पर पेड़ पौधे स्थापित किए जाते हैं, उसे सुंदरीकरण का क्षेत्र बनाया जाता है, ताकि लोगों का जो आवागमन हो, हवा जो हो वो शुद्ध हो। ऐसे में ग्रीन बेल्ट की जमीन को हाउसिंग सोसाइटी को दे देना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस मामले पे आपको बता दें कि 1 माह पूर्व इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी शासन को। इस शासन के बाद इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो कानपुर मंडलायुक्त के पास इस पूरे मामले की जांच है। डॉक्टर राजशेखर इसकी जांच कर रहे थे, मगर 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी जांच जो है वो पूरी तरीके से पेंडिंग है। जांच में कोई भी अभी तक अपडेट नया नहीं आया। जी बिल्कुल। और ऐसे सिर्फ एक ही मामले नहीं है, कई मामले हैं। हालांकि इसका खुलासा हुआ है, हालांकि क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब केडीए है, क्योंकि उनकी तरफ से ये नक्शा पास किया गया है। हालांकि इस पर पहले क्यों आपत्ति जताई गई, बताया जा रहा है कि पहले आपत्ति जताई गई और उसके बाद नक्शा पास करवा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपको बता दें कि जो जन सुविधा की जमीनें होती हैं, जैसे कि आपको बता दें कि ग्रीन बेल्ट हो गई और तमाम तरीके की ऐसी जमीनें होती हैं जिनका भू परिवर्तन जो है वो प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर आपको कोई बड़े लैंड का भू परिवर्तन कराना है तो उसके लिए आपको शासन को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, उसके बाद राज्यपाल जी से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे में उसके बावजूद ही ये ग्रीन बेल्ट का जो लैंड है वो भू परिवर्तन चेंज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ग्रीन बेल्ट को यदि भू परिवर्तन करते हैं तो उसके एवज में हमको उतनी ही जमीन दूसरी जगह देनी पड़ती है, क्योंकि ये जन सुविधाओं की जमीनें होती हैं और ऐसे में भू परिवर्तन कर देना अपने आप में नियमों को ताक पर रखना होता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो जमीन 2000 मीटर की जो ग्रीन बेल्ट की जमीन है, इससे पूर्व में तकरीबन 3 से 4 बार पूर्व में भी आवेदन दिया जा चुका है, मगर पूर्व के जो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो वीसी हुआ करते थे उन्होंने इस पूरे लैंड को जो आवेदन आया उसे खारिज कर दिया। मगर कानपुर विकास प्राधिकरण के जो वर्तमान केडीए वीसी अरविंद सिंह है, उनके कार्यकाल में ये पूरा जो खेल है वो खेला गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि केडीए वीसी अरविंद सिंह के खिलाफ इससे पूर्व में भी कई सारे आरोप लग चुके हैं, उनके खिलाफ शिकायतें भी हो चुकी हैं, मगर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। मगर जब एक बार फिर से ग्रीन बेल्ट का ये जो मामला सामने आया है, इस तरीके के ही मामले आपको बता दें कि नोएडा विकास प्राधिकरण में भी देखे जा सकते हैं और भी प्रदेश के कई विकास प्राधिकरण में इससे पूर्व में सामने आ चुके हैं, जिस पर कोर्ट के दखल के बाद इन जमीनों को खाली कराया गया। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर। एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर केडीए ने जो जमीन पास कराई है, कई विभाग थे जिन्होंने आपत्ति भी जताई। क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर किसी को सूचना दी गई, क्या इस पूरे मामले पर शिकायत की गई?
जी बिल्कुल, देखिए पर्यावरण की बात करें तो वो नगर निगम के अधीन उद्यान विभाग होता है। उद्यान विभाग की ये ज़िम्मेवारी होती है कि शहर को क्लीन और ग्रीन बनाया जाए और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। जो ग्रीन बेल्टें हैं उन्हें पौधे लगाए जाएँ और साथ ही साथ उनका सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाए। कानपुर विकास प्राधिकरण भी जब किसी कोई नई एक लैंड या नया एक कोई अपनी योजना लाता है तो वहाँ पर एक क्षेत्र विकसित किया जाता है ताकि ग्रीनरी को भी व्यवस्थित किया जा सके। ऐसे में जिस तरीके से कानपुर विकास प्राधिकरण ने ही नक्शा पास कर दिया है, ऐसे में उद्यान विभाग के भी अधिकारियों के द्वारा इसकी शिकायत की गई थी। उद्यान विभाग में भी इसको लेकर नक्शा पास करने को लेकर एक आवेदन दिया गया, मगर वहां से ये सब जो अधिकारी हैं उन्होंने इस नक्शे को पास नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि नक्शा विभाग ने एक भी आपत्तियां भी नहीं ली और सभी नियमों को ताक पर रखते हुए आखिर किसकी साठगांठ से खेल खेला गया है और साथ ही साथ इसमें कौन जिम्मेवार है उनके ऊपर अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कार्रवाई होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। जी चलिए, क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त ही बताएगा, और किस तरीके से कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ती है देखना भी बेहद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए सूरज। और आगे बढ़ते हैं और रायपुर से आपको खबर बताते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, रामा अस्पताल में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें 52 साल की महिला की मौत पर बवाल हो गया है। गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन कराने आई थी ये महिला। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही के यहां पर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें तीमारदारों को गुमराह करते रहे अस्पताल के डॉक्टर। इसके साथ ही हापुड़ के रामा अस्पताल के मालिक है डॉक्टर सूरज। रामा अस्पताल प्रशासन ने आपको बता दें कि मामले में अब चुप्पी साध ली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव भेज दिया है। कोतवाली पिलखुवा के NH9 पर रामा अस्पताल है और यहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली लापरवाही नहीं है। रामा अस्पताल पर इस तरीके के कई आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि हापुड़ के रामा अस्पताल के जो मालिक हैं सूरज डॉक्टर, अब उस पर भी क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा। यहां पर बड़ा हंगामा। मोहम्मद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। मोहम्मद, ये बहुत बड़ी लापरवाही, ये पहली बार भी नहीं हुआ है कि इस तरीके के आरोप रामा अस्पताल पर लगते रहे हैं, इससे पहले भी लगते रहे हैं। अब किस तरीके से कार्रवाई बढ़ेगी? क्या पुलिस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये आपको बता दूं, रामा अस्पताल का ये कोई पहला मामला नहीं है। गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन एक माइनर ऑपरेशन होता है। इसमें कोई मरीज की मौत ज्यादातर मामलों में नहीं होती। गंभीर स्थिति में ही अगर बात की जाए तो इसमें चांस होते हैं। बाकी अगर इन पेशेंट की बात की जाए, 52 वर्षीय जो है सरोज देवी, ये अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए 6 दिन पहले एडमिट हुई थी। एक गुर्दे में इनके 2 पथरी थी जिसका इनका इलाज होना था और हॉस्पिटल ने करीब 4 दिन इनको अस्पताल में एडमिट रखा और इनको फिर ऑपरेशन के लिए लेके गए। और जो मरीज हैं और जो तीमारदार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको ये पता भी नहीं चला कि उनके मरीज की मौत हो गई और काफी घंटों बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर से उठाकर नीचे शिफ्ट कर दिया गया और बताया भी नहीं गया। जो मरीज थे वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर टकटकी लगाए अपने मरीज के आने का इंतजार काफी देर तक करते रहे। और जो जब बताया गया तो अस्पताल प्रशासन में हंगामा हुआ। मरीज के तीमारदारों ने हंगामा किया। मरीज के तीमारदार हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है इस अस्पताल में, डॉक्टरों की साफ लापरवाही थी, क्योंकि जितनी भी रिपोर्टें इस मरीज की आई थी वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी। उनमें स्थिति ऐसी कोई गंभीर नहीं थी, ना ही डॉक्टरों ने कोई स्थिति गंभीर बताई थी। तो मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है कि आखिरकार मौत हुई कैसे। अगर कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी तो ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आती है। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको बड़ी खबर बताते हैं। सचिवालय प्रशासन के अफसरों का प्रमोशन। आपको बता दें देवेश राजकुमार, सत्येंद्र कुमार अनु सचिव से उप सचिव बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भास्कर चंद्र कांडपाल, रजनीकांत पांडे भी उप सचिव बने हैं। वहीं ममता जूली शशिकांत अनुभाग अधिकारी से अनुसचिव बनाए गए हैं। वहीं संजय कुमार किसले अनुभाग अधिकारी से अनुसचिव बने हैं। अमरेश त्रिपाठी, अनुज गौर, विपुल पांडे अनुभाग अधिकारी बने हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहां आपको बता दें कि प्रमोशन हुआ है और किस किस का कहां कहां प्रमोशन किया गया है इसकी लगातार जानकारी
सचिवालय प्रशासन के अफसरों का यह प्रमोशन है। और आपको बता दें कि देवेश राजकुमार सत्येंद्र कुमार अनुसचिव से उप सचिव बने हैं। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। आपको बताते हैं महिला सुरक्षा को यूपी के लिए बनाया जाएगा मानक। उत्तर प्रदेश के 18 शहरों में बनाए जाएंगे सेफ सिटी। 17 नगर निगम गौतम बुद्ध नगर के साथ 18 शहर सेफ बनेंगे। साल भर में 75 जिलों के एक निकाय बनेंगे सेफ सिटी। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें सीएम योगी ने बदलाव के लिए 6 महीने का वक्त भी दे दिया है, यानी कि 6 महीने हैं और इसमें बदलाव किया जाए, इसके दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दे दिए गए हैं। यानी कि महिला सेफ्टी, महिला सुरक्षा को लेकर यह बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 18 शहरों में बनाए जाएंगे सेफ सिटी। 17 नगर निगम गौतम बुद्ध नगर के साथ 18 शहर यहां सेफ सिटी बनेंगे। वहीं लखनऊ से खबर आपको बता दें 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज किया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विशेष अपील स्टे खारिज। वहीं 14 राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सों की तैनाती होगी। आपको ये बता दें कि SGPGI ने 1974 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई थी। इसी के साथ आपको बता दें कि 57,994 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल भी हुए थे। कुछ अभ्यर्थियों की रीट भर्ती प्रक्रिया पर स्टे भी लगा था। हालांकि सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के आधार पर अब तैनाती होगी। और यहां से खबर आपको बता दें बस पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया है। NH-19 पर बस पलटी, दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस और ग्रामीण रेस्क्यू में फिलहाल लगे हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें इटावा से कानपुर टूरिस्ट ये बस जा रही थी। मुरादगंज चौकी के दीपाली गेस्ट हाउस की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये घटना हुई तो उस समय अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। हालांकि सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इटावा से कानपुर टूरिस्ट ये बस जा रही थी और उस समय ये हादसा हो गया। हालांकि अब ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बस पलटी हुई आपको नजर आ रही है। आपको बता दें कि दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल आगे की जांच में पुलिस लगी हुई है। लखनऊ से खबर है जहां ट्रांसपोर्ट नगर RTO के फिटनेस सेंटर में वसूली की जांच। आपको बता दें वाहन मालिकों से फिटनेस के एवज में वसूली होती थी। पिछले दिनों वसूली को लेकर हुई थी कहासुनी। बवाल अपर परिवहन आयुक्त ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। पीड़ितों इसके साथ ही परिवहन विभाग RI से पूछताछ अब कमेटी करेगी। तो पूछताछ इस पूरे मामले पर की जाएगी। लखनऊ से खबर है गोमती नगर पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। गोमती नगर पुलिस पीड़ित को बुरी तरीके से मार रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पुलिस की ये पूरी दबंगई, अब वो वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें पुलिस से इंसाफ मांगना पीड़ित को इस दौरान भारी पड़ा, ये जानकारी मिल रही है। दबंग के खिलाफ शिकायत करने पीड़ित पहुंचा था। दबंग ओम यादव के खिलाफ शिकायत की थी। दबंगों संग पुलिस ने समझौते का दबाव बनाया। पीड़ित परिवार ने समझौते के लिए जब मना किया तो मारपीट यहां पर की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने थाने में ले जाकर पीड़ित को पीटा है और पिटाई के दौरान पीड़ित को गंभीर चोटें भी आई हैं। दबंग के भाई पर परिवार को पीटने का आरोप यहां पर लगाया गया है। इसके साथ ही इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है ये पीड़ित परिवार। अब आगे क्या कुछ होता है देखना होगा। लखनऊ से खबर आपको बता दें जहां बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई सांसदों की उड़ी नींद। सर्वे में 1,500 सीटें बीजेपी के लिए सुरक्षित नहीं।
2019 में बीजेपी की जीती गई कई सीटें रेड जोन में है। वहीं आपको बता दें फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा सीटें जो है वो रेड जोन में है। उपचुनाव में रामपुर आजमगढ़ की जो सीटें जीती थी बीजेपी ने वो भी रेड जोन में है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, संभल रेड जोन में है। रामपुर, नकीना, बिजनौर, मैनपुरी सीट भी रेड जोन में है। इसके साथ ही पूर्वी यूपी की अगर बात कर ली जाए तो आजमगढ़, घोसी, लालगंज सीट रेड जोन में रखी गई है। गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर रेड जोन में है। आंतरिक सर्वे के बाद नए सिरे से रणनीति अब बनाने में बीजेपी जुट गई है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां राज्य सड़क परिवहन निगम का बड़ा फैसला सामने आया। आपको बता दें राज्य सड़क परिवहन निगम ने संविदा कर्मियों को राहत दी है। संविदा ड्राइवर, कंडक्टर अब कर सकेंगे तबादला। पहली बार ट्रांसफर की नीति को ये मंजूरी दी गई है। आपको बता दें एक स्थान पर 5 साल सेवा देने के बाद विचार होगा। और प्रदेश में 14,000 संविदा चालक, 18,000 परिचालक हैं। लखनऊ से ही खबर है, आपको बता दें कि प्रवासी परिजनों की याद में बनेंगे सार्वजनिक भवन। पुरखों की याद में पैतृक गांव में करबा, आपको बता दें कि निर्माण करवा सकेंगे। वहीं सामुदायिक केंद्र, बारात घर आदि का भी निर्माण करा सकेंगे। सार्वजनिक भवन के लिए 40% खर्च देगी यूपी सरकार। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण का 60% प्रवासी को खर्च करना होगा। प्रवासी के परिजन और पुरखों के नाम पर शिलापट होगा। वहीं पंचायती राज विभाग की मातृभूमि योजना के तहत व्यवस्था सीएम योगी आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से इसका शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से इसका शुभारंभ करने वाले हैं, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आगे बता दें आपको कि हमीरपुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। महिला के मायके पक्ष ने आकर मारपीट की है। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुमेरपुर थाना के बिदोखर पुरई का ही पूरा मामला है। बिदोखर पुरई का ही पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं मारपीट के दौरान। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहां इलाज उनका किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जमीन को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए थे, मारपीट हुई। गाजियाबाद से खबर आपको बता दें, जहां होटल में चल रहे कैसीनो का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है। पुलिस ने 14 अभियुक्तों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। होटल में चल रहा था जुए का काला बाजार। मौके पर नकदी, ताश और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया से मिली थी कैसीनो की जानकारी। वही थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है। अब आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है ये देखना होगा। वहीं गोरखपुर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें प्रसूताओं को इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी जो हालत है वो बिगड़ी। प्रसूताओं को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत आई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। आपको बता दें गोरखपुर के ग्रीनलैंड हॉस्पिटल का ये पूरा मामला। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।